बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खजूर का पेड़ न तो राही को छाया दे सकता है और न उसका फल आसानी से पाया जा सकता है। इसी तरह उस बड़प्पन का कोई महत्व नहीं जो दूसरों के काम न आ पाए। उस सक्षमता का कोई अर्थ नहीं है जब किसी ज़रूरतमंद की कोई मदद न हो सके। तो नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल स्टडी PBN में स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 की कृतिका पुस्तक के पाठ नंबर 3 साना साना हाथ जोड़ी के भाग प्रथम को पढ़ेंगे। प्रथम का अभिप्राय इस प्रकार है कि ये पाठ थोड़ा सा लंबा है, इसी वजह से इसको 2 भागों में बांटा है ताकि आप उसे थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरह से समझ पाएँ और पढ़ पाएँ। तो शुरू करते हैं हम आज का ये पाठ। तो ये पाठ है साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका है मधु कांकनिया जी। तो सबसे पहले हम मधु कांकनिया जी के बारे में देखते हैं। मधु कांकनिया जी हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका, कथाकार तथा उपन्यासकार हैं। उन्होंने बहुत सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। उनकी रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता तथा समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे संस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा, नारी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। तो देखते हैं। इनका जन्म 23 मार्च 1957 को कोलकाता में हुआ और इनका जो व्यवसाय रहा है वो एक लेखक के रूप में, कथाकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, और इनकी भाषा जो रही है वो है हिंदी। और इन्होंने गद्य विधा में ही अपना साहित्य रचा है। तो इनका जीवन वृत्त देखते हैं। तो मधु कांकनिया जी का जन्म हुआ था 23 मार्च 1957 को कोलकाता में और उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र ऑनर्स में MA की शिक्षा प्राप्त की तथा कोलकाता से ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया। अब देखते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। कुछ इनके कहानी संग्रह हैं, कुछ उपन्यास है, कुछ यात्रा वृत्तांत है, एक इनकी टेलीफिल्म भी है। तो देखते हैं। सबसे पहले इनके काव्य कहानी संग्रह हैं। तो कहानी संग्रह में पहले है चिड़िया ऐसे मरती है, काली चील। ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। उसके बाद है फाइल, उसे बुद्ध ने काटा, अंतहीन मरुस्थल और अंत में यीशु, बीतते हुए, भरी दोपहरी के अंधेरे। उसके बाद देखते हैं इनके उपन्यास। तो आइए देखते हैं इनके उपन्यास। खुले गगन के लाल सितारे, सूखते चिनार, सलाम आखरी, पत्ताखोर, सेज पर संस्कृत, हम यहाँ थे। अब इनके देखते हैं यात्रा वृत्तांत। बुद्ध, बारूद और पहाड़, शहर शहर जादू, बंजारा अमन और बंदिशें, साना साना हाथ जोड़ी। ये आगे हम जो नाम ले रहे हैं वो इनकी एक टेलीफिल्म है जो प्रसार भारती द्वारा 2008 में प्रकाशित हुई। तो इस टेलीफिल्म का नाम है रहना नहीं देश वीराना है। रहना नहीं देश वीराना है। तो आगे देखते हैं कि इन्होंने अपने साहित्य के कारण कौन कौन से सम्मान प्राप्त किए। तो देखते हैं। कथा करम सम्मान हेमचंद्र
आचार्य साहित्य सम्मान जो विद्या मंच द्वारा दिया गया, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा मारवाड़ी सम्मान, समाज गौरव सम्मान, विजय वर्मा कर्ण सम्मान, शिव कुमार मिश्र स्मृति कथा सम्मान, रत्नी देवी गोयंका वाग्देवी सम्मान। तो ये था कुछ इनका जीवन परिचय, साहित्य परिचय। तो अब हम देखने जा रहे हैं इनका एक यात्रा वृतांत जो कृतिका पुस्तक में दिया हुआ है, साना साना हाथ जोड़ी। तो शुरू करते हैं। साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया जी द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है। तो देखते हैं। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। तो ये मधु कांकरिया जी जो है सिक्किम प्रदेश की जो है यात्रा पर चले हैं। तो वहाँ का बीच में आने वाले कुछ दृश्यों का वर्णन करती हुई बता रही हैं कि दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। विद्यार्थियों, यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी कि 16 मई 1975 में सिक्किम जो है औपचारिक रूप से भारतीय गणराज्य का 22वां प्रदेश बना और सिक्किम में एकाधिपत्य का अंत हो गया। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। चलो आगे शुरू करते हैं पाठ को। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, अर्थात जो मधु कांकरिया जी है, तो उन्होंने मधु कांकरिया जी जो है वो इस दृश्य को देखकर इतनी सम्मोहित हो जाती है कि वो सब कुछ भूल बैठती है। सब कुछ उनको अर्थहीन सा महसूस होता है, उनकी चेतना शून्य हो जाती है। मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना ओटो को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दुहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशली। यानी कि ये एक प्रार्थना है जिसका अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। तो ये पूछा जा सकता है कि लेखिका ने ये किससे सीखे थे? तो एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखती थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम का विद्यार्थियों यहाँ पे अर्थ होगा भांति भांति के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर योमथांग था। तो कितने किलोमीटर था? 149 किलोमीटर। योमथांग यानी घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी आपको। ड्राइवर कम गाइड
यानी कि ये पूछा जा सकता है ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था, तो उनका नाम था जितेन नार्गे। मुझे बता रहा था। दोबारा देखते हैं। युमथांग यानी घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। चलिए तो। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। तो विद्यार्थियों, इसमें आए एक शब्द गदराए का अर्थ होता है भरे हुए। जगह जगह पर पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लिया। तो यहाँ जो है ये पाइन और धूपी के जो है गदराए का अर्थ होगा भरे हुए, यानी कि यहाँ पाइन और धूपी के ये पेड़ भरे हुए थे। और आगे देखते हैं। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी। एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक। किसकी प्रतीक थी? शांति और अहिंसा की प्रतीक। ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। कितनी? 108 श्वेत पताकाएं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता। ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती है, पर वे रंगीन होती है। यहाँ रंगीन होती है, वहाँ आपने देखा होगा पहले आया था कि सफ़ेद रंग की होती है। तो ऊपर दिया हुआ है वो सफ़ेद रंग की है, और यहाँ जो है किसी विशेष समय में लगाई जाती हैं, तो वो रंगीन पताकाएं होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। किस पर? दलाई लामा की तस्वीर पर। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लोंगस्टोक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। कहाँ हुई थी? कवि लोंगस्टोक एक जगह है जो युमथांग में है। तो वहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग। तिब्बत के चीज़खे बमसन ने लेप्चाओं के शोमेन से कुंस्तेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल है। क्या जातियों का नाम क्या था? लेप्चा और भूटिया। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्कर। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्कर है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे।
बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियाँ चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। तो विद्यार्थियों, शिद्दत का अर्थ होगा प्रबलता से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मुंडकी शब्द का अर्थ होगा सिर। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल यानी कि सिर निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तीस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य प्रकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़ियों के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति, मेरे विशाल, मेरे हिमालय को सलामी देनी चाही कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, उसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबाया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं समय भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन
हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अनमनी सी मैं बैठी, अनमनी सी मैं उठी, थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मंतर जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में है। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छंटी। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। तो इसका अभिप्राय है जिस प्रकार प्रकृति पल पल बदल रही थी, तो इसमें जैसे अपना जीवन है वह जीवन भी पल पल परिवर्तित होता रहता है, तो उसमें समानता नहीं रहती। जिस प्रकार प्रकृति में समानता नहीं है उसी प्रकार जीवन में भी समानता नहीं रहती। कभी धूप, कभी छाया, कभी सुख, कभी दुख चलते रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर लेखिका कहने जा रही है कि प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी हुई थी। नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रूडोटेंडो के फूल। अब सब अपनी अपनी लय तान सब अपनी अपनी लय तान और प्रवाह में बहते हुए चरवती और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पाँवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गए हों। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गूंथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े।
तो विद्यार्थियों यहाँ पर आटे सी जो लिखा हुआ है इसमें उपमा अलंकार हो सकता है। और ये मैं मानती हूँ कि 10वीं के विद्यार्थियों के लिए तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर ये जो पाठ मैं पढ़ रही हूँ ये 10वीं के लिए तो पढ़ना ही है, पर ये सेकंड ग्रेड का सिलेबस होने के कारण उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रश्नों के रूप में सामने आती है, जो महत्वपूर्ण है, तो उन बातों को बीच बीच में मैं बता रही हूँ। कईयों की पीठ पर बंधी डोकों में, यानी कि बड़ी टोकरी जो होती है पहाड़ी इलाकों में जो औरतें पीछे बांध के रखती हैं उसे डोको कहा जाता है। बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतनी स्वर्गीय सौंदर्य नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रखने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ, यानी एक तरफ इतना सौंदर्य है और एक तरफ इतना श्रम है, दोनों चीज़ों को साथ साथ दिखाया गया है। वहीं पर खड़े बीआरओ बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है? उसने चुगलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह। मेरे मुँह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था कि जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। एवर वंडर्ड टू डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स, अर्थात आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को जुटलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े में बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं
पहाड़ों की सुंदरता को देखिए। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट्रीपेइंग है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे और तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडर ताजमहल बन गया था। तो विद्यार्थियों, ये पाठ यहीं तक पढ़ते हैं। दूसरे वीडियो में हम आगे का हिस्सा देखेंगे। तो एक बार पुनः मैं आपको बता देती हूँ कि ये पाठ 10वीं कक्षा के सिलेबस में तो है ही, किंतु ये साथ साथ जो है सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें बताई गई है। और जैसे उपन्यास है, इनका जीवन परिचय है, वो सेकंड ग्रेड के सिलेबस के हिसाब से महत्वपूर्ण है, इसीलिए बताया गया है। तो आप जो है इसे देखते रहिए, इस चैनल को देखते रहिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ। और अगर आप पहले से बने हुए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए कि आपको कैसा लगा। तो इसी प्रकार आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।